हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यू केस सिनेरियो सीरीज को, जिसमें आज हम केस स्टडी नंबर 6 पढ़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ नवंबर 22 एग्जामिनेशन इनकम टैक्स का। सर ये वाला केस जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी छोटी चीजों को इसमें पूछा गया है। आपके जो डाउट्स आ सकते हैं इसमें उसको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज ये वाली केस स्टडी आपकी केस स्टडी नंबर 6 अनन्या गुप्ता की रेसिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर पे, और मैंने सब कुछ आपको अभ्यास पेज में डिटेल में पढ़ाया था। एक बार हम आपको सर यहाँ रिवाइज कराने की कोशिश करते हैं। आइए कुछ छोटी छोटी चीजों को सर बात करते हैं। देखो रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर ना सर सर जब भी हम रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करते हैं तो सर वो कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल सबके लिए हो रहे होते हैं। बट हम यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक बात करेंगे। तो सर जब भी किसी इंडिविजुअल के लिए चलो जब बात करते हैं तो सर हम क्या देखते हैं, या तो वो रेसिडेंट होगा या तो वो सर नॉट रेसिडेंट होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। या तो सर वो भारत का निवासी होगा या तो वो सर भारत का निवासी नहीं होगा। और इसके लिए हम दो बेसिक कंडीशंस को चेक करते थे कि वो बेसिक कंडीशन आइदर वेज सेटिस्फाई करती थी या नहीं करती थी। जैसे कि सर पहली कंडीशन क्या होती थी, पर्सन 182 डेज और मोर भारत में रहा हो, ये एक कंडीशन होती थी। एंड सेकंड कंडीशन यहाँ पे होती थी कि वो करंट ईयर में तो 60 डेज रहा हो, बट सर पिछले 4 सालों में सर वो 365 डेज अगर भारत में रहा हो, और इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन और लिखा था, याद करो और लिखा था, अगर सेटिस्फाई हो जाती थी तो सर हम उसको कहते थे रेसिडेंट, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो उसको हम क्या कहते थे, अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो उसको हम कहते थे नॉन रेसिडेंट। याद आ रहा है? हाँ सर इतना याद आ रहा है। सर रेसिडेंट होने के बाद फिर हम उसको चेक करते थे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और सर अगर वो पर्सन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता था तो पूरे वर्ल्ड की इनकम को टैक्सेबल कर देते थे। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता था तो बिजनेस सेटअप इन इंडिया, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया वाली इनकम पे टैक्सेबल करते थे। याद करो इस तरीके की हम लोग चीजें पढ़े हैं। नॉन रेसिडेंट अगर होता था तो हमने बहुत प्यार से एक बात पढ़ी थी, नॉन रेसिडेंट की 3 तरह की इनकम को भारत में टैक्सेबल किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इनकम जो उसने भारत में कमाई हो, दूसरी इनकम सर वो इनकम जो उसने भारत में पाई हो, रिसिप्ट किया हो, और तीसरी सर वो इनकम जो उसको उस सर्विस के लिए मिली है जो सर्विस भारत में यूटिलाइज हुई है। इसके हमने एग्जांपल भी लिए थे, एज लाइक कोई आर्किटेक्ट है जर्मनी का, उसने अपना सिविल ड्राइंग दी जर्मनी में ही पैसा मिला, लेकिन उसका आर्किटेक्चर या डिजाइन या इंजीनियरिंग वर्क का यूज भारत में किसी डैम को बनाने के लिए कर दिया गया, किसी ब्रिज को बनाने के लिए कर दिया गया, तो उसकी सर्विस का यूटिलाइजेशन तो भारत में हो गया ना, तो भी सर उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो हम लोग बात करते हुए इस तरीके से भी समझे थे कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन क्यों करते हैं, नीड क्या है, बिकॉज इनकम को टैक्सेबल करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बात समझे थे। बट सर यहाँ पे जो एक्सेप्शन था ना सर, एक्सेप्शंस, वो ऑलवेज याद रखना, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। इतना मैंने आपको हाफ बात बताई है। सर जो दो अदर कंडीशन थी, ये तो दो बेसिक कंडीशन हो गई, इसके अलावा दो कंडीशन और हुआ करती थी कि पिछले 7 सालों में 730 दिन भारत में रहे हो और 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट बन चुके हो। ये दो एडिशनल कंडीशन थी, वो एक साथ अगर सेटिस्फाई होती है तो सर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता था। एक बार मैंने ब्रीफ में आपको सब कुछ बता दिया। अब आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। देखो देखो अनन्या गुप्ता अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, देखो प्लीज लाइक करके साइड में मत रख देना, सेव करके वीडियोस को मत छोड़ देना। 15 मिनट के अंदर पूरा कंसेप्ट पढ़ लो, रिवाइज हो जाएगा यार। वीडियो बाद में देखेंगे, ये वाला काम प्लीज मत करना। ये भी एक बार साइड कर देते हैं, लिस्ट में सेव रहेगा, नहीं देख पाओगे। लास्ट में कोई एमसीक्यू बुकलेट नहीं करता है, रिवीजन वीडियो करते हैं, अभ्यास रीच करते हैं, बहुत हो जाता है लास्ट में। अभी इस चीज को याद रह जाएगी, ये बातें जो है ना याद रह जाती है, एग्जाम में फायदा मिलता है। देखो अनन्या गुप्ता सिटीजन ऑफ इंडिया। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लाइन को आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे कि ये अनन्या गुप्ता सिटीजन ऑफ इंडिया है। अनन्या गुप्ता कौन है सर? सिटीजन ऑफ इंडिया है। ओके ओके सर। Ananya Gupta, citizen of India, lives with her family in New York since 2000. She visited India from 21st March 2021 to 28th of September 2021 for take care of her mother. अपनी मदर की देखभाल करने के लिए अनन्या गुप्ता भारत आई है। सर अब यहाँ पे कैलकुलेटर, हाँ सर, अनन्या गुप्ता जी के लिए अगर आपको देखो तो आपको प्रीवियस ईयर कौन सा कैलकुलेट करना है सर? 21 22, 1 अप्रैल 2000, बोलो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट करना है। सर इस प्रीवियस ईयर में कितने दिन वो रही? तो 1 अप्रैल 21 टू 28 ऑफ सितंबर 2021 तक वो रही। कितने दिन भारत में रही? प्लीज ये वाली गलती मत करना, कैलकुलेशन में आप लोग मिस्टेक कर सकते हो।
28 से डेट मत लीजिएगा, 1 अप्रैल से डेट लीजिएगा सर। तो सर 1 अप्रैल से 28 सितंबर तक अगर आप देखते हो तो अप्रैल 30 दिन प्लस 31, अप्रैल मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर 28, 181 डेज ये भारत में रही है। 181 डेज ये भारत में रही है। डेट्स की कैलकुलेशन आपको आती है कि अगर कोई भी रेसिडेंट जो होता है वो जिस दिन भारत से जाता है और जिस दिन भारत में आता है वो दोनों दिन विद इन इंडिया माने जाते हैं। लेकिन वही क्रू मेंबर जब हो जाता था तो क्रू मेंबर के केस में वो सब डेट ऑफ डिस्चार्ज या ज्वाइनिंग एंड ऑल दैट वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी पूरी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन लेते हुए। पूरा चैप्टर तो रिवाइज नहीं करा सकते इतना जल्दी, बट मैं आपको क्वेश्चन पॉइंट जरूर बताऊंगा दोस्त। ठीक है, ठीक है सर। तो 181 डेज इन्होंने भारत में रहा है। इसके अलावा देखिए, in the last 4 years, she has been visiting India for 100 days every year to be with her mother। भैया पिछले 4 सालों में हर साल 100 दिन आती थी। तो सोचो पिछले 4 सालों में अगर हर साल ये लेडी 100 दिन के लिए आती है तो पिछले 4 सालों में ये लेडी कितने दिनों के लिए आ गई होंगे सर? 400 डेज तो इन्होंने विद इन इंडिया रही होंगी। 400 दिन तो स्टे इन इंडिया इन्होंने किए थे। यस सर। सर अब देखिए इसका पहला एमसीक्यू जो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अनन्या गुप्ता फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। सर यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। बिकॉज आप देखेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक, डीम्ड इसको करेंगे डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, कोई भी आप टिक करने की कोशिश करेंगे जो गलत है। बॉस अभी गलत है। देखो ये पूरा एमसीक्यू तुम्हें सॉल्व हो जाएगा। कैसे? सर आपने यहाँ पे देखा सर 181 डेज वाली कंडीशन तो पिट गई, लेकिन 60 डेज करंट प्रीवियस ईयर में और पिछले 4 सालों के अंदर सर 365 डेज ये वाली कंडीशन मिट आउट हो गई, तो आप कहोगे सर रेसिडेंट है। बट बेटा इसका एक एक्सेप्शन होता था, ये दोनों ही कंडीशंस नहीं लगेंगी एक जगह, सॉरी दोनों नहीं, ये दूसरी वाली कंडीशन का यूज नहीं किया जाता था एक जगह से, उसका एक्सेप्शन था। मैं आपको ना बुक से दिखा देता हूँ एक बार, आप आ जाइए बुक में अपने, मैंने ये पेज ही ओपन करके रखा है बॉस। सर आपकी आईसीआई मॉड्यूल में जहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल्स है ना, एन इंडिविजुअल, वो कब रेसिडेंट माना जाएगा बॉस? 182 डेज और मोर। देखिए टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, या पिछले 4 सालों में 365 दिन रह गई हो। लेकिन ये कंडीशन एक्सेप्शंस में, कुछ इसके एक्सेप्शंस दिए हैं, उसी से क्वेश्चन बना है कि the following categories of individuals will be treated as resident in India only if the period of stay during the relevant previous year amounts to 182 days or more. In other words, even if the previous year within India 60 days or more, but less than 182 days in the relevant previous year, they will not be treated as resident due to the reason of their stay in India। कुछ नहीं, देखो भाई 60 डेज करंट ईयर में और पिछले 4 सालों में 365 डेज, इस वाली कंडीशन को हम नहीं देखेंगे दो लोगों के लिए। किन दो लोगों के लिए? इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। मतलब शिप मेंबर्स के लिए इंडियन सिटीजन जो शिप पे जा रहा है फॉरेन गोइंग वेसल के अंदर, पूरा डायग्राम बना के आपको दिखाया था सर, उसके लिए नहीं देखते। और दूसरा सर ना, कोई भी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स टू विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और कोई ऐसा आदमी जो रहता भारत में, इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, भारतीय नागरिक है, या भारतीय मूल का, भारतीय मूलवासी है, ठीक है, इंडियन ऑफ ओरिजिन। तो सर इन दोनों लोगों के लिए ना करंट, और वो स्टे इन इंडिया केवल, सॉरी वो बाहर रहता है और विजिट करने के लिए आया, किसी बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं आया। अनन्या गुप्ता अपनी मदर की देखभाल करने के लिए आई थी, किसी बिजनेस के लिए नहीं आई थी, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आई थी, किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए नहीं आई थी, केवल विजिट के लिए आई थी। और वो एक इंडियन सिटीजन भी है, तो उनके ऊपर ये 60 डेज की लिमिट नहीं लगेगी। अगर वो 182 डेज भारत में रही तब तो रेसिडेंट, वरना नॉन रेसिडेंट। सीधा सीधा उनके साथ कहानी ये वाली हो जाती है अनन्या गुप्ता जी के साथ। तो सर यहाँ पे देखिए सर, अनन्या गुप्ता सर यहाँ पे देखिए एक्सेप्शंस में फॉल कर गई कि नहीं कर गई, आप मुझे बताइए सर। अनन्या गुप्ता जी सर एक्सेप्शन में फॉल कर गई कि नहीं कर गई सर? अनन्या गुप्ता सिटीजन ऑफ इंडिया थी। अनन्या गुप्ता कौन है सर? सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो सर इनके ऊपर एक्सेप्शन फॉल कर जाएगा। और सर चूंकि इनके ऊपर एक्सेप्शन फॉल कर जा रहा है, इसलिए अगर ये 182 डेज और वो भारत में नहीं रही है तो अनन्या गुप्ता क्या बन गई? नॉन रेसिडेंट। अनन्या गुप्ता क्या बन गई? नॉन रेसिडेंट बन गई। अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप जब आगे आपको कोई भी ऐसा एमसीक्यू आएगा ना, ये चीज आपके माइंड में स्ट्राइक करेगी। प्लीज, इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है सर, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है। तो सर ये तो हो गई नॉन रेसिडेंट, यही आपका आंसर होगा सही। ठीक, ठीक है सर। अब सर एक छोटी सी बात, अगर कोई भी पर्सन नॉन रेसिडेंट हो गया तो क्या, आप बताओ,
सर कोई भी पर्सन अगर नॉन रेसिडेंट हो गया तो उसकी सिर्फ और सिर्फ जो उसने इंडिया से पैसा कमाया है, पाया है या सर्विस यूटिलाइज इंडिया में हुई है वही इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब अनन्या गुप्ता चूंकि नॉन रेसिडेंट हो गई है तो भारत के बाहर कुछ भी कमाती हो क्या उस पर कोई टैक्स की बात की जाएगी? सर बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? देखो बहुत इजी है ये केस स्टडी, लेकिन और छोटी छोटी चीजें इसमें कंसिडर की गई हैं। अब आइए देखते हैं। सर देखिए, अब आइए देखते हैं। ही ओन एन He owns an apartment at New York which is used for residence. The expected rent of the house property $32,000 per annum. The value of the US dollar may be taken as 75. Municipal taxes paid in New York in January 2022 are $2000. सर पूरी कहानी का कोई मतलब नहीं। बहुत पूरी कहानी का कोई मतलब नहीं है बिकॉज ये तो नॉन रेसिडेंट हो गई है ना। अनन्या गुप्ता नॉन रेसिडेंट है। न्यूयॉर्क के घर से हमें क्या मतलब? आप बताओ ट्रम्प अब न्यूयॉर्क में कितने घर होल्ड करता है उसके लिए हमें क्या मतलब भाई ट्रम्प से कि न्यूयॉर्क में उसकी कितनी प्रॉपर्टी, एलॉन मस्क की कितनी प्रॉपर्टी, टैक्स थोड़ी लगा देंगे। लक्ष्मी निवास मित्तल की कितनी प्रॉपर्टी। तो उसी तरीके से इनके न्यूयॉर्क वाली प्रॉपर्टी से हमको कोई मतलब नहीं होता है। इसमें कैलकुलेशन में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ एक और बात याद रखना, अगर हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में होल्ड की है, आओ यहीं पे समझा रहे हैं, अगर हाउस प्रॉपर्टी आपने इंडिया में होल्ड की है तो बॉस दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए आप तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हो ना, जिसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप लेंगे निल। याद आ रहा होगा प्लीज बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर सकते, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे निल। और ऑलवेज हमने पढ़ा था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केसेस में ऑलवेज लॉसेस ही आते हैं, इनकम तो हो नहीं सकती। और लॉस कैसे आते हैं सर? इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन वाले। क्लियर हो रहा है? तो पक्का इस पे भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन इसमें दी होगी। चलो दूसरा पढ़ते हैं सर। सर मार्क, शी टुक ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ हर हाउस इन न्यू दिल्ली ऑन 25 मार्च 2021। ओके, इन्होंने एक घर ले लिया 25 मार्च 2021 को, कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर, फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। खुद रहती है भाई मजे से एकदम, ठीक है सर। While she was in India, the municipal valuation is 4 lakh 20,000 per annum and the fair rent is 4 lakh 50,000 per annum. She paid property tax of 22,000 to Delhi Municipal Corporation on 21st March 2022. सर फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, इन सब का वैल्यूएशन करना, फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना, क्या इस पूरे लाइन का अगेन कोई भी मतलब है? सर कोई मतलब नहीं है, बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को वैल्यू ही नहीं होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस का जो आपका बनता है वो कैसे बनेगा? देखो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कहीं किसी भी प्रॉपर्टी के लेते थे, वो एक्सपेक्टेड रेंट, सॉरी फेयर रेंट, एस्टिमेटेड रेंट, नॉट कैन नॉट बी एक्सीड एक्सपेक्टेड रेंट एंड ऑल दैट चीजें, वो सब तो करने के बाद हम फिर सर यहाँ से म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड जो होते थे उसको डिडक्ट करके नेट एनुअल वैल्यू पे जाते थे। फिर यहाँ से सर 24(1) का डिडक्शन मारते थे, 24(2) का देते थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाला। सर ये सब चीज तो होगी नहीं, म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह कुछ भी जाएंगे नहीं सर। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए सीधे नेट एनुअल वैल्यू निल से ही स्टार्ट होगा काम। रिपीट बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपको सब कुछ इन डिटेल पढ़ाया हुआ है, सब कुछ इन डिटेल पढ़ाया हुआ है, ठीक है? ठीक है सर। सर अब आगे देखिए, यहाँ से सर आगे से भी कुछ चीजें पढ़ते हैं। आइए, she had taken a loan of 16 lakh at the rate 10% per annum from IDBI Bank on 1st April 2017 for construction of this house and the construction got completed on 20th March 2021. No amount has been paid toward principal repayment so far. मतलब देखो 1 अप्रैल 2017 में इन्होंने लोन ले लिया था और 31 मार्च 2021 तक कोई भी लोन का रीपेमेंट नहीं किया गया। मतलब हर साल 1,60,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, 16 लाख का 10%, 1,60,000 का पूरा पूरा इंटरेस्ट हर साल आ रहा है। 2017 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया, 21 में भी आया, 22 में भी आएगा, क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट नहीं हुआ है। साथ ही साथ द हाउस इज वैकेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, दैट इज अक्टूबर 21 टू मार्च 2022। क्यों? 28 सितंबर को अनन्या बाहर चली गई, वापस विदेश चली गई, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक तो भैया घर खाली पड़ा था ना। हाँ सर। सर अब रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो आपने बोला था कि जो उसका इंटरेस्ट होता है सर उसका हमें डिडक्शन मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आता है। तो सर यहाँ पे क्या कोई कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, देखो। हाँ चलो यहाँ पे बताते हैं आपको। सर यहाँ पे अगर आप देखिए तो इन्होंने अप्रैल 2017 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। और सर एक छोटी सी बात, छोटी मगर बहुत ही ज्यादा जरूरी बात, आप कोई भी घर बनाते हो, ठीक है सर, आज आपने सोचा, थिंक किया आज आपने कि हम घर बनाएंगे, ठीक, आपके थिंक करते ही घर बन गया, नाजू को घर बनाना है, घर खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप बैंक गए, बैंक से लोन लिए, मानते हैं 2017 में आपने लोन लिया, आपको लोन मिल गया,
2016 में प्लानिंग की, बैंक गए, 1 अप्रैल 2017 को आपका लोन सैंक्शन हो गया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अपना प्लिंथ बनाओगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, प्लास्टरिंग, इंटीरियर, दुनिया भर के काम करोगे। तो कंप्लीट जब आप उसमें रह पाओ, जब तक वो घर कंप्लीट होता है, इस दोनों में कंप्लीशन तक में कोई टाइम गैप आता है ना बॉस। जब तक वो घर ही नहीं बना, मैं मान लो 2017 को आपने लोन लिया, उसके बाद आपने उसकी खुदाई करवाई, बिम लगवाए, कॉलम स्ट्रक्चर खड़ा किया, आपकी शटरिंग करवाई, लिंटर हुआ, प्लास्टर करवाया, दुनिया भर के काम किए, ब्रिक वर्क करवाया, तो इन सभी में तो टाइम लगता है ना, घर बनने में तो समय लगता है। सर मान लेते हैं सर यहाँ पे 3 इयर्स का टाइम लग गया, 3 इयर्स का टाइम लग गया, तो सर क्या इंटरेस्ट का अमाउंट इस 2017 से लेके 2020 तक नहीं लगेगा? सर लगेगा। और आपका हाउस तो अभी तक तैयार था ही नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड तो जगह ही नहीं था, हाउस तो आपका तैयार था नहीं, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस उसको मान के उसकी ग्रॉस एनुअल निल तो ले ही नहीं सकते थे, तो इंटरेस्ट का खर्चा अलाउ कहां करेगा? मान लो आप 2020 के बाद 1 अप्रैल 2021 से इस घर में रह रहे हैं, तब तो सर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को कहा निल, और 2021 से लेकर 2022 तक का इंटरेस्ट आपने यहाँ अलाउ करा दिया। सर इसके पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का क्या करें? थोड़ा फास्ट हम जा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज आप पढ़ चुके हो। तो सर लॉ मेकर्स ने बताया था यहाँ पे आपको, मतलब आपका इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, सीबीडीटी बताती है कि ये पहली बात तो पीरियड मैक्सिमम 5 इयर्स तक अलाउड है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मैक्सिमम 5 इयर्स तक ही अलाउड होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके बीच का जो भी इंटरेस्ट होता है ना, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है। क्लियर? यस सर क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, तो आपने अप्रैल 2017 मतलब ईयर इंडेड 31 ऑफ मार्च 2018 को आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? 16 लाख का 10% 1,60,000 रुपए, 16 लाख का 10% 1,60,000 रुपए, ठीक है, ठीक है सर। 1 अप्रैल को, उसके बाद 31 मार्च 2019, ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 का इंटरेस्ट कितना आ गया? 1,60,000 रुपए। ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 का इंटरेस्ट कितना आ गया? 1,60,000 रुपीज। ईयर इंडेड 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 का इंटरेस्ट कितना आ गया? 1,60,000 रुपए। अब इस बात को समझना बाबू, प्लीज इस बात को समझना, आपका जो घर है ना, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस एंड कंस्ट्रक्शन गॉट कंप्लीटेड ऑन 21 ऑफ मार्च 2021। ओके सर, 31 मार्च 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, 31 मार्च 2021 से पहले ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। भले ही फरवरी में हो रहा है, नहीं सॉरी मार्च में हो रहा है, 20 मार्च को ही कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट तो हो गया ना, घर बन गया। अब उस पूरे ईयर का, ये पूरे ईयर का जो है, ये पूरे ईयर का इंटरेस्ट डायरेक्ट हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या कहलाएगा? इसके पहले के 3 साल, ये 3 साल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जाएंगे। तो सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना होता है? 1,60,000 इंटू 3, 3 सालों का 4,80,000 रुपीज, देखो आ रहा होगा 4,80,000 रुपीज। सर आपका क्या आ रहा है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आ रहा है 4,80,000 रुपीज। सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आ रहा है। बेटा टिपिकल लग रहा होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने ये सब चीजें जब पहली बार आपको बताई थी और अभ्यास रीच के अंदर बताई थी, जहां मैंने 200 से अब क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, सब कुछ इन डिटेल कंसेप्ट पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ किया था। हम आपको यहाँ पे ब्रशअप करवा रहे हैं, रिकॉल करवा रहे हैं चीजें, ठीक है। तो 4,80,000 डिवाइड बाई 5 करो, क्योंकि ये खर्चा तो 5 सालों तक अलाउड है ना, हर साल आपको 96,000 रुपीज का खर्चा अलाउड होगा, हर साल आपको 96,000 रुपीज का खर्चा अलाउड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ सर क्लियर हो रहा है, हर साल आपको 96,000 का खर्चा अलाउड हो जाएगा। तो सर अब आप बताओ, हाउस प्रॉपर्टी, इस वाली हाउस प्रॉपर्टी के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू मारो ना सीधे, नेट एनुअल वैल्यू आप कितने लोगे? क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए वैल्यू हो गई निल, लेस अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 एक कुछ भी नहीं, 30% डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जाता है वो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना होगा? पहली तो सर करेंट ईयर का, करेंट ईयर, चलो ठीक से मैं लिखता हूं, करेंट ईयर का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट कितना है? इस साल का कितना है? 1,60,000 रुपीज है। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट कितना है? सर 4,80,000 3 साल में कंस्ट्रक्शन हुआ है, 4,80,000 5 साल में अलाउड होगा, 4,80,000 डिवाइड बाई 5 दैट इज 96,000 रुपीज। तो आपके दिल्ली वाले घर का, ये दिल्ली वाला घर है, दिल्ली वाले घर का लॉस कितना आ गया? हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस कितना आ गया? जल्दी बताओ। प्लस प्लस 96,000 प्लस 1,60,000 डेट इज सर आपका 2,56,000 सर लॉस आ रहा है।
जल्दी बोलो सर, 2,56,000 लॉस आ रहा है? हाँ सर। बट सर चैप्टर नंबर 6 में शायद मैंने आपको बताया था, जहां पे सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ते थे, बहुत ज्यादा अच्छे से बताया था कि सैलरी से पहले तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हटाओ और हमेशा हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम लॉस आप कितना सेट ऑफ मार सकते हो सर? 2 लाख रुपए तक का। तो सेट ऑफ के लिए इसकी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी 2 लाख रुपए। सेट ऑफ के लिए रिस्ट्रिक्शन कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए। ये छोटी सी बात आपको पता चली सिर्फ और सिर्फ ये इतनी इंफॉर्मेशन से, आपकी इतनी कैलकुलेशन थी, और ऊपर की सोचो ये इतनी इंफॉर्मेशन से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, तो आपको अपना टाइम बचाना है, टाइम किल कहीं पे भी नहीं करना है बॉस। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ सर, यहां तक तो हमको पूरा क्रिस्टल क्लियर है सर। इतना क्रिस्टल क्लियर है तो जरा आगे आते हैं, एक बार एमसीक्यू पढ़ते हैं। अनन्या गुप्ता कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2) इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस हाउस प्रॉपर्टी के लिए वो नील एनुअल वैल्यू ले सकती है सर? सर जो प्रॉपर्टी भारत में है इनके पास, दैट इज दिल्ली वाली प्रॉपर्टी, तो सर हर दिल्ली हाउस के लिए तो वो नील एनुअल वैल्यू ले सकती है। प्लीज बेटा कंसीडर करना, न्यूयॉर्क वाले हाउस के लिए वो क्यों नील लेंगी? उसका तो टैक्सेबल ही नहीं है, तो नील की बात ही छोड़ दो। न्यूयॉर्क वाले हाउस के लिए कहीं से नहीं ले सकते, न्यूयॉर्क वाले हाउस के लिए कहीं से भी नहीं ले सकती। तो इस तरीके से ना ऑप्शन देके भी आप समझ सकते हो कि भैया केवल और केवल दिल्ली वाले हाउस के लिए तो ले सकती है, न्यूयॉर्क हाउस नहीं ले सकती। ऑप्शन ही दिल्ली हाउस बच रहा है। क्लियर हो रहा है? हाँ सर क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट टाइम, what is the income chargeable under the head of income from house property of Ananya Gupta for the assessment year 22-23? 22-23 के लिए अनन्या गुप्ता के लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी होगी? सर देखो, अनन्या गुप्ता के हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए मैंने यहाँ पे 2,56,000 रुपए का लॉस निकाला, ये लॉस है। ठीक है, ठीक है, लेकिन सर अभी डेटा यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आगे की बात भी चलते हैं, चलो आगे चलाते हैं सर। शी हैड अ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई, अनन्या गुप्ता के पास मुंबई में भी हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन हैड है, हाउस प्रॉपर्टी थी, which was sold on 28th of March 2021. In respect of this house, she received a area of rent of 3 lakh on 4th Feb 2022. देखो, अनन्या गुप्ता के पास एक घर था मुंबई में जो उन्होंने बेच दिया, बट उस घर का रेंट उनको अब मिल रहा है। हमने आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में दो बहुत क्वेश्चन वाली बात बताई थी। फर्स्ट, याद रखना, अगर कभी भी आपका वैकेंट लैंड है ना, और वैकेंट लैंड का अगर कोई भी आपको रेंटल मिलता है तो आईएफओएस में जाता है या पीजीबीपी में जाता है। वैकेंट लैंड को हाउस प्रॉपर्टी में आप नहीं दिखाइएगा उसके रेंटल को। दूसरी बात, अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट आपको अब रियलाइज हो जाता है, आपका कोई जो रेंट था जो आपको पहले नहीं मिला था, वो अगर अब मिल जाता है और अब आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं भी हो, लेकिन वो रेंट कब बिलोंग करता था? जब आप उस प्रॉपर्टी के ओनर थे, तो आज की डेट में भी वो रेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होता है। जैसे कि इस केस में देखो, यहाँ पे क्या था, अनन्या गुप्ता ने प्रॉपर्टी बेच दी 2021 में लेकिन उसको एरियल रेंट मिला कब है? फरवरी 2022 में, मतलब 2021 का रेंट उसको 2022 में मिला, तो जिस ईयर में मिलता है ना, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। इनको 3 लाख रुपए का सर रेंट मिल गया है इस बार, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे लेस जाएगा क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% आपका मिल जाएगा, वही ट्रीटमेंट पूरा होगा। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलने के कारण सर 90,000 सर यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, और टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी? 2,10,000 रुपए टैक्सेबल इनकम आएगी, 2,10,000 रुपए। और इस तरीके के 2 या 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभ्यास पेज में किए, याद है? और इसमें ना जनरली 90% बच्चे गलती नहीं करते हैं, सारे के सारे स्टैंडर्ड डिडक्शन तो देते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, सारे बच्चों का सही निकलता है इस जगह। गलती कहाँ होने वाली अब बता रहे हैं आपको। देखो, ये मुंबई वाले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपकी आ गई 2,10,000 रुपए, और सर दिल्ली वाले हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है आपका 2,56,000 रुपए। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम लॉस कितना हम सेट ऑफ कर सकते हैं? मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन कितनी है सेट ऑफ के लिए? 2 लाख रुपए, और 56,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा लॉस। सर 2 लाख रुपए लॉस सेट ऑफ कर दो यहाँ पे, सर लॉस यहाँ पे सेट ऑफ कर दो, सेट ऑफ कर दो सर, 2 लाख रुपए आप लॉस सेट ऑफ कर दो, तो इनकम कितनी आ गई हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बताओ? सर इनकम कितनी आ गई हाउस प्रॉपर्टी के अंदर? सर 10,000 रुपीज की सर इनकम आ रही है आपकी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो बहुत स्पीड में ही हम चलेंगे अब इस समय, इससे ज्यादा स्लो नहीं चल सकती जिस तरीके से रेगुलर चलते हैं। ठीक है, तो सर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी जाएगी? 10,000 रुपीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी जाएगी? 10,000 चल जाएगी। चलो आगे बाकी का क्वेश्चन देखें। लिखा था दिस अमाउंट हैज नॉट बीन चार्ज टू टैक्स अर्लियर। देखो आपने सब कुछ पढ़ा है अभी तक, इस केस स्टडी में, केस स्टडी यहां से शुरू हुई थी, आप ये पूरा पढ़ते गए सॉल्व करते गए, अब इतना सॉल्व पढ़ना है। देखो, शी डज नॉट हैव एनी इनकम अंडर एनी अदर हेड ऑफ सोर्स
इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है, कुछ नहीं है। अनन्या गुप्ता डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजम अंडर सेक्शन 115 बीएससी, 115 बीएससी भी नहीं लेना चाहती हैं। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ दिस केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है सर, जो इन्फॉर्मेशन थी हमने कलेक्ट कर ली की। इन्फॉर्मेशन से क्या पता चलता है, अनन्या गुप्ता की माता जी यहाँ है, वो ईयर 2000 से बाहर रहती हैं, माता जी की देखभाल करने के लिए यहाँ पे आती हैं, नॉन रेसिडेंट है, दिल्ली में एक हाउस प्रॉपर्टी है, मुंबई में एक हाउस प्रॉपर्टी थी जो बिक गई है, उसका अनरियलाइज्ड रेंट अब मिला है। इतनी छोटी सी कहानी है। तो नॉन रेसिडेंट है, दिल्ली वाले के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकती है, और हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम इनकी कितनी हो जा रही है, 10,000 रुपीज हो जा रही है। ठीक, चौथा आंसर क्या पूछता है, अज्यूमिंग दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अलोन, केवल इस अकेले क्वेश्चन के लिए, ऊपर की बात, ऊपर के 3 क्वेश्चनों को भूल जाओ। Ananya Gupta had let out the flat in New York during the 6 month, April to September, when she is in India for a sum of rupees $6,000 per month. Such rent was received in a bank account in New York and the remitted to the India through approved banking channels. What would be the income from the house property of chargeable to tax in hands in India for the assessment year 22-23? मेरी वो स्पेशल लाइन जो हिंदी की मैं बार बार बोलता हूँ, भारत के बाहर कमाए हो वहीं पे पाए हो, तो भारत में टैक्स क्यों दोगे? भाई साहब, न्यूयॉर्क वाला घर था, न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी थी, अर्न भी वहीं किए, रिसीव भी वहीं किए, तो उसके ऊपर भारत में कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इनकम टैक्स यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी हेड अभी भी 10,000 ही था और 10,000 ही रह जाएगा। एक अलग से आपको बात बताते हैं, देखो, हाउस प्रॉपर्टी बिलोंग्स करती है न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क में कमाए हो, रिसीव भी न्यूयॉर्क में हुआ है, रेमिट केवल इंडिया में हुआ है ना। मैंने आपको कॉशन के साथ बता रखा है कि रेमिटेंस पे कोई भी टैक्सेशन की बात नहीं करते। मतलब अगर मान लीजिए इनकम अर्न कहाँ की है, इनकम अर्न इन्होंने किया लंदन के अंदर, ठीक है, लंदन के अंदर किया, और लंदन बैंक में ही पैसा मिल गया, लंदन बैंक के अंदर ही पैसा मिल गया। अब उस पैसे के लिए कोई भी आदमी अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किसी के लिए भी, किसी के खर्चे के लिए भारत में क्या करता है, रेमिटेंस करता है, रेमिट करता है पैसा, पैसे को भेजता है, पैसे को सिर्फ भेजता है, तो उसके लिए वो टैक्सेबल नहीं होता, टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। क्योंकि अगर लंदन में जो रेंटल आया ना, अगर वो रेंटल लंदन बैंक में नहीं मिलता, सीधे भारत के किसी बैंक के अंदर मिलता, भारत में मिल जाता, तब सर टैक्सेबल होता। लेकिन लंदन में मिलने के बाद रेमिट किया गया है, तो सर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? सर यहां तक क्लियर हो गया है। तो सर यहाँ पे आपका ये देखिए 10,000 दिल्ली हाउस प्रॉपर्टी और नॉन रेसिडेंट, सर ये चारों के चारों सब क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। 12 या 13 मिनट, 27 मिनट का गलती से चला गया ये, बट इंपॉर्टेंट था। सारे के सारे कंसेप्ट जितने भी थे मैंने आपको रिकॉल कराने की बहुत फास्ट कोशिश की। और इसके बाद भी अगर आपका नवंबर 22 एग्जामिनेशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको इनकम टैक्स में होती है, तो हमारा पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन लगभग हमारे अभ्यास सीरीज से ही आए थे, जिसमें हम 225 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।